गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एंथ्रोपोलॉजी का चैप्टर 1 जो पढ़ रहे थे भारत की जनजातियाँ, उसका दूसरा क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया था वो था भारतीय जनजातियों की विशेषताओं का वर्गीकरण करें। तो उसी प्रकार आज हम लोग भारतीय जनजातियों का भौगोलिक विवरण करेंगे। भौगोलिक विवरण मतलब भौगोलिक आधार पर हम उनका विवरण करेंगे कि वो किस किस क्षेत्र में रहते हैं, कौन कौन सी जनजातियाँ किन किन क्षेत्रों में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो भारतीय जनजातियों के वर्गीकरण का कोई सर्वसम्मत आधार नहीं है। सर्वसम्मत, देखिए इसमें मैंने सर्वसम्मत पर अंडरलाइन किया है। सर्वसम्मत मतलब होता है कि जरूरी नहीं है कि सभी का वर्गीकरण एक प्रकार हो, सभी अपने अपने आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं। तो विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न प्रकार से इनका वर्गीकरण किया है। किसी ने भौगोलिक आधार पर वर्गीकरण किया है तो किसी ने प्रजाति आधार पर। भौगोलिक आधार पर वर्गीकरण करना मतलब किसी अलग अलग क्षेत्र पर रहना। जैसे हम लोग पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के आधार पर हम लोग अपने भौगोलिक वर्गीकरण करते हैं, उसी प्रकार क्षेत्र के आधार पर हम इनका भौगोलिक वर्गीकरण करेंगे। इसी तरह जनजातियों का भाषा तथा संस्कृति के आधार पर भी वर्गीकरण किया गया है। जनजातियों का वर्गीकरण न केवल भौगोलिक स्थान के आधार पर किया जा सकता है, बल्कि उनकी संस्कृति तथा उनकी भाषा के आधार पर भी उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। आज हम लोग भौगोलिक वर्गीकरण कैसे करना, इसके साथ साथ देखिए नोट्स कैसे बनाना है वो भी जानेंगे, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। और नोट्स को बनाने के लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे ब्लैक और ब्लू पेन का यूज़ कर सकते हैं, रेड पेन का यूज़ ना करें। और इस प्रकार एक डायग्राम बना देंगे तो हमारा पॉइंट बहुत अच्छी से दिखेगा कि हमने कितने भागों में पॉइंट को लिखा है। तो डॉक्टर B.S. गुहा ने भारत की जनजातियों को भौगोलिक आधार पर 3 भागों में बांटा है। डॉक्टर B.S. गुहा ने 3 आधार पर जनजातियों का भौगोलिक वर्गीकरण किया है, जिसमें पहला है उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र, मतलब जो उत्तरी तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र की ओर पाए जाते हैं। और दूसरा मध्यवर्ती क्षेत्र, मतलब जो मध्य में पाए जाते हैं। और तीसरा दक्षिण क्षेत्र, मतलब जैसे हम पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जानते हैं, उसी तरह उत्तर और दक्षिण और मध्य जो मध्य में आता है। पहला हमारा पॉइंट है उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र। यह क्षेत्र पश्चिम में लेह से लेकर पूर्व में लुसाई पर्वतमालाओं तक फैला है। इसके तहत पूर्व कश्मीर, पूर्व पंजाब, हिमालय, कुमायूं, नैनीताल, गढ़वाल, उत्तर प्रदेश का पूर्वी सीमांत भाग तथा असम का पर्वतीय क्षेत्र शामिल है। इन सभी क्षेत्रों के नाम हमने पहले भी सुने हैं। तो इन सभी क्षेत्रों में कुछ जनजातियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है। इन क्षेत्रों में गुजर, खब्बा, जंसारी, भूटिया, थारू, नागा, कुकी, खासी, क्योटी या कचाटी भी बोला जा सकता है, और रंभा जैसी जनजातियां शामिल हैं। मतलब उत्तर तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जो भी क्षेत्र आते हैं, जैसे पंजाब, हिमालय, कुमायूं, नैनीताल, इन सभी क्षेत्रों में इन सभी जनजातियां भारी मात्रा में पाई जाती हैं। दूसरा है मध्यवर्ती क्षेत्र। इस क्षेत्र के तहत गंगा नदी का दक्षिण भाग और कृष्ण नदी का उत्तरी भाग आता है। इनमें बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग, मध्य प्रदेश, दक्षिणी राजस्थान, मुंबई का उत्तरी भाग और उड़ीसा का मध्यवर्ती क्षेत्र शामिल किया जाता। उड़ीसा का मध्यवर्ती क्षेत्र को ही केवल शामिल किया गया है। देखिए इनमें निवास करने वाली जनजातियां कौन कौन सी हैं? भुज, उरांव, हो, खड़िया, बिरहोर, भुइयाँ, बेदिया, मुंडा, कोल, भील, ये सभी जनजातियां मुख्य रूप से इन सभी क्षेत्रों में पाई जाती है। बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में ये सारी जनजातियां
सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगी। अब हमारा अगला पॉइंट है दक्षिणी क्षेत्र। इस क्षेत्र के तहत कृष्ण नदी का दक्षिणी प्रदेश शामिल है, जिसमें हैदराबाद, मैसूर, कुर्ग, ट्रावनकोर, कोचीन, आंध्र और मद्रास का भाग माना जाता है। हम लोग हमेशा ये सुनते हैं मद्रास किस साइड है, तो हम लोग बोलते हैं साउथ। साउथ मतलब दक्षिण क्षेत्र। इन क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजातियों में कादर, टोडा, मलायन, उरांव, विशक्टन, पनियन, बड़ांगा, कोटा, चेंचू आदि मुख्य हैं।